अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ या कह लीजिए एक बहुत बड़ी ख़बर जो इस वक्त सामने आई है साबिक जो चीफ़ जस्टिस हैं उनके हवाले से। एक चीफ़ जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन पर इल्ज़ाम भी लग रहा है और ये कहा गया कि जब गिलगित बल्तिस्तान छुट्टियां मनाने के लिए उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब तशरीफ़ लाए तो जो राना शमीम साहब वहाँ के चीफ़ जस्टिस थे GB के, उनके सामने एक बात कही गई थी और वो ये थी कि नवाज़ शरीफ और मरियम को किसी सूरत नहीं छोड़ना इलेक्शन से पहले। ये तमाम तर बात उनके सामने कही गई और ना सिर्फ उनके सामने कही गई बल्कि उनकी जो अहलिया जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी इस बात की विटनेस थी और ये उन्हीं उसके बाद वो अलील हो गई। और ये जो चीफ़ जस्टिस राना शमीम साहब हैं इनका ये कहना है कि वो अपनी अहलिया से किया हुआ वादा के हक़ की बात वो सामने लाएंगे, लिहाजा यह बयान हल्फिया तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है कि ये साकिब निसार ने ये बात कही थी। साकिब निसार साहब ने इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। उनका ये कहना है कि ये राना शमीम साहब मुझसे एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने नहीं दी, उनके मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले से मेरी राय सामने रही, यही वजह है कि वो आज इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात उन पर लगा रहे हैं। जिस पर दोबारा राना शमीम साहब ने ये जवाब दिया कि ये इख्तियार ही नहीं था साकिब निसार साहब के पास कि वो मुझे एक्सटेंशन देते, ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास था, लिहाजा वो सरासर ये बात गलत कह रहे हैं। अब हुआ ये कि सारे मामले पर और जो ख़बर छपी फिर एक सहाफ़ी के हवाले से भी तौहीन अदालत की कार्रवाई और फिर तलबी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं कि ये तलबियाँ हुई। अब ये मामला यकीनन एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये छोटी बात नहीं है और इससे जो नून लीग का बयानिया है उसको बड़ी हद तक तक़वियत मिलेगी। अब ऑलरेडी बयानात तो देने शुरू कर दिए हैं, फिर नून लीग का ये भी मानना है कि उसे पार्लियामान में भी उठाएंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब के बयानात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के, दीगर पाकिस्तान मुस्लिम नून के क़यादत के बयानात हैं। तो बड़ी हद तक जो एक बात शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ और मरियम साहिबा करते आए हैं कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया, उनका कोई कसूर नहीं था, उन पर कोई करप्शन के केसेस प्रूव नहीं हो सके, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया, उसको एक दोबारा से एक तो ये मामला सारा ज़िंदा हो गया, फिर उसको बड़ी तक़वियत मिली और फिर ये सारा का सारा मामला कहाँ जाकर थमेगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है विच रिमेंस देयर। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करें। इसके साथ साथ जो कल तक की ख़बरें थीं इत्तेहादियों के नाराज़ होने की हुकूमत से और फिर अलहदगी की बातें करने की, आज जो इजलास हुआ उसमें इत्तेहादियों को मनाने में हुकूमत कामयाब हो गई है और ये अब यकीनन सिलसिला आगे के 2 साल इसी तरह चलेगा। कुछ नाराज़ होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ साथ मिलेंगे, अपनी शराइत मनवाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, MQM नाराज़ है, दीगर पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वजह वो यही बता रहे हैं कि अवाम इस वक्त ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। तो गो कि अवाम की ज़हनी अज़ियत कम नहीं हुई, लेकिन अब जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो बुध को बुलाने की बात हो रही है। उस हवाले से बड़ी हद तक बातचीत शायद अपोजिशन से भी कर ली गई है और जो इस्लाहात का मामला दीगर चीज़ें हैं वो शायद हम देखेंगे कि हमें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएँ। लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त महंगाई का है, क़ुव्वत ख़रीद का है, जिसके हवाले से कोई कंट्रोल चीज़ों पर नहीं किया जा रहा। तो ये बेशक इत्तेहादी फॉर द टाइम बिंग मान जाएँ लेकिन आवाम शदीद परेशान है। मैं चाहूँगा इत्तेहादियों की सियासत और फिर जो आवाम है उनकी मुश्किलात, इस पर हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अजीम चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और कमर चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं ये राना शमीम साहब का मुसद्दिक़ा हल्फनामा सामने आना? बहुत सारी चीज़ों के हवाले से इंकशाफात हैं और ये कुछ मामूली बात नहीं है कि उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस ये कह रहे हों और वो विटनेस हों और आज वो इस बात को पब्लिक कर रहे हैं और हल्फिया तौर पर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं और इसके असरात कहाँ तक आएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असरात तो जाहिर होने शुरू हो गए कि नून लीग जो है वो उसका फायदा उठा रही है और वो उसको उछाल रही है। पब्लिक परसेप्शन में भी कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन देखने की बात यह है कि साकिब निसार साहब ने भी कोई स्टेटमेंट दी है। अब साकिब निसार साहब नहीं मान रहे, इनका हल्फिया बयान, एक हल्फिया बयान जज अरशद मलिक ने भी दिया था जिसको घास ही नहीं डाला गया। तो बात यह है कि अगर हल्फिया बयानात की बात आ जाएगी तो फिर एविडेंस तो कोई ना कोई आगे सामने लाना होगा। और मेरा अपना ख्याल है कि राना साहब ने जो कहा है वो ये कि किसी जज को, किसी और को उन्होंने कहा कि इनको, क्योंकि राना साहब ने तो उनकी जमानत नहीं करनी थी,
ये तो किसी और ने करनी थी ना। तो राणा साहब कहते हैं कि जी मेरी मौजूदगी में किसी को उन्होंने ये कहा। जी जी, ऐसा ही। और वो साकिब निसार साहब कहते हैं कि ऐसी बात अगर करनी भी हो तो मैं इतना अहमक था कि मैं राणे की मौजूदगी में करता। तो यहाँ इशू बड़े और तरह के गंभीर है। असल चीज ये है, क्या हमें सबको पता नहीं है कि मियां साहब से जब मनी ट्रेल मांगी गई तो उन्होंने जाली कागजात जमा कराए? ये किसी को ये कुछ जुटला सकता है कोई कि इन्होंने वहां पे मनी ट्रेल की बजाय एक कतरी खत और एक एफिडेविट जाली बना के तो वहां पे भेज दिया? और फिर आप देखिए कि जो जो जायदादों के इनके झूठ तो बेशुमार थे। इतराफ पहले का, ये हमारी कोई जायदाद नहीं, फिर जायदादें निकल आई। फिर बाद में मियां साहब ने टेलीविजन पे आके तकरीर की कि जनाब वो असासे हमारे हैं, अब वो बेनामी में रखे जाते हैं, जो जाली काम करते हैं वो बेनामी में रखते हैं, हमारे तो अपने हैं, हमारे नाम पे। जब केस चला तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है किसके। तो बात ये है कि असल जो यहाँ पे हमारे यहाँ मसला जो हुआ पड़ा है वो ये है कि बहुत सारे लोगों की वीडियोस भी मौजूद हैं जो बाहर आएंगी तो टांगे कांप रही हैं उससे, उनसे जो जी चाहे कहलवा दें। और फिर इतने लंबे हाथ हैं करप्ट माफिया के, पैसा इतना ज्यादा है कि जिसको चाहे खरीद लें। एक्चुअली अदालतों में उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी कि इन पे ऊपर केस चलता है, ये खरीद लेंगे बंदे। मियां तारिक जैसे उन्होंने वीडियो ली, वो भी कहता है कि मुझे 5 करोड़ रुपया देंगे, तो उन्होंने वीडियो ली जो जज अरशद मलिक की थी। तो आप जब इतने लंबे आपके हाथ हों, अदालतें आपसे आपकी जिंदगी की जमानत मांग रहे हो कि जी आप जमानत दें कि 48 घंटे ये जिंदा रहेगा, फिर आप वरना इसको बाहर भेज। वो इनके हक में फैसले करते हुए अदालतें मरती जा रही हो कि किसी न किसी तरह इनके हक में फैसला करना, ये परेशान फिर रही। तो हो सकता है किसी ने कहा हो कि भाई ये तो पैसे लगा के छूट जाएंगे तो इनको रोके रखो, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये केस जो है ये अब चूंकि मेरा ख्याल है सब जुडिस हो गया है, अदालत में चला ही गया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें मजीद इस पर रायदानी नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि अदालत में सुना जाए और वहां पे फैसला सामने आए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बेहतर यही होगा। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इस इंकशाफ की, जो इंकशाफ अब पब्लिक हो गया, बाकी तो मामला अदालत ने देखना है। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? जो एक एंगल जन साहब ने दिया ये भी बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है और बिल्कुल एक दुरुस्त एंगल है, लेकिन बहुत सारे और भी एंगल्स निकल रहे हैं इस सारे मामले से। एक सवाल तो हम वही कहते रहें कि जी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और सारा, लेकिन एक सवाल तो अदलिया पर या मुल्क की आला अदलिया या मुल्क के आला जजेस पर, उनके कंडक्ट पर भी तो उठ रहा है। एक इल्ज़ाम तो लग गया, एक उंगली तो उठ गई है, गो कि इसकी सच्चाई साबित होना बाकी है, लेकिन उन पर एक उंगली तो उठी है। जी बिल्कुल उठी और बहुत वाज़े तौर पर बात सामने आई। इसमें जो पेपर मैंने देखा या मेरी नज़र से गुज़रा, उस एफिडेविट पर नोटरी पब्लिक के दस्तखत जो हैं वो लंदन के हैं शायद किसी साहब के, और अगर ये एफिडेविट लंदन में दिया गया है और वहाँ पर उन्होंने ओथ पर ये बयान दिया है जज साहब ने, शमीम साहब ने, तो या तो साकिब निसार साहब को सज़ा होगी या शमीम साहब को सज़ा होगी। दोनों जज साहिबान में से एक तो सरीहन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला अदालत ही कर सकती है, मैं और आप यकीनन नहीं कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान में इसका कोई फैसला ना हुआ तो दोनों में से एक यकीनन लंदन की अदालत में इस हवाले से तो ज़रूर जाएगा कि मुझे बदनाम किया गया है और मेरी इज़्ज़त पर दाग लगा है, और वहाँ हद तक इज़्ज़त के दावा को बहुत तवील अरसा नहीं चलता, यहाँ 35 साल चल सकता है, वहाँ वो 3.5 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल में ख़त्म हो जाएगा, और भारी भरकम रकम वहाँ देनी पड़ती है। देखते हैं यहाँ फ़ैसला होगा कि लंदन में होगा, और लंदन के फ़ैसले पाकिस्तान में किस तरह मुंतबिक किए जाते हैं और पाकिस्तान के फ़ैसलों की लंदन में क्या पजीराई होती है, ये हम पहले भी जानते हैं, इस केस में भी जान लेंगे। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आ गया है, कल इसकी हेयरिंग है, इस पर इससे ज़्यादा कोई तबसरा इस वक्त किया नहीं जा सकता कि दोनों साहिबान में से एक तो झूठ बोल रहे हैं और दोनों। लेकिन ये मामला जज साहब, ये कोई एविडेंस का मामला नहीं है यहाँ पर कि अब कोई सबूत तो है नहीं है। अगर कोई गवाह इस मामले का दूसरा हो सकता था तो राना शमीम साहब की अहलिया हो सकती थी, जो अब इस दुनिया में है नहीं। वो तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं। अब इस पर क्या हल्फी दिए जाएंगे या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, देखिए अगर फ़ोन पे बात हुई है ना,
अगर लैंडलाइन पे से बात हुई है तो भी पता चल जाएगा, बिल सामने आ जाएगा, और अगर मोबाइल से हुई है तो तब भी पता चल जाएगा कि लोकेशन क्या थी और किसको फ़ोन किया गया। ये कौन सी कोई ऐसी बड़ी बात है जिसका पता नहीं चल सकता। हाँ, 20-25 साल पहले की बात होती तो और बात थी, अब तो हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, और अगर शमीम साहब ने बयान सही ही दिया है तो यकीनन वो रिकॉर्ड अपने साथ ले गए हैं, और अगर उन्होंने बयान गलत दिया है तो इसी की बुनियाद पे वो मारे जाएंगे। बिल्कुल सही, अगर उन्होंने बयान गलत दिया है तो इसी की बुनियाद पर वो मारे जाएंगे। नासिर बेग साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? अब ये क्या अब वक्त हुआ चाहता है कि जज साहिबान भी एक दूसरे के आमने सामने आए, उनका क्या कंडक्ट रहा है उस पर बातें हों, चीज़ें खुल कर आएँ? अभी काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था और ये मामला भी अब हम देख रहे हैं, तो डू यू थिंक इट्स अबाउट टाइम के जो जुडिशरी है उसकी बहुत सारी चीज़ें अब सामने आने वाली हैं इन कमिंग डेज? देखिए, इस ये जो मामला आज हुआ है ये तो बहुत मतलब सनसनीखेज कह रहे हैं उसको आप, बहुत सनसनीखेज है और नया इंकशाफ है ये, और ऐसे इंकशाफात हमारे यहाँ होते रहते हैं। लेकिन इसमें इफ्तिखार आरिफ बाज़ औक़ात बड़ी आला बात कह जाते हैं। उन्होंने कहा था ये कहानी आप उलझी है, ये उलझाई गई है। ये कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है, ये उख्दा जब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। तो तमाशा ख़त्म होने दें। ये तमाशा हमारे यहाँ आज से नहीं चल रहा है, तमाशा हमारे यहाँ 50-60 से चल रहा है। अगर आप जस्टिस अदालतों का आपने जिक्र किया, अदालतों में भी कोई पारसा नहीं बैठे हुए, अदालतों में भी कोई वो नहीं बैठे हुए कि जो जिनको कोई दाग ना हो। बहुत दाग है इनके ऊपर। जस्टिस मुनीर से अगर आप शुरू करें, मैं जब भी लाहौर जाता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट जाता हूँ मैं, तो एक जस्टिस रुस्तम कियानी पार्क है, मैं वहाँ बैठ के उनके लिए फातिहा ज़रूर पढ़ता हूँ। कमाल के जीदार जज थे जस्टिस मुनीर, इंतहाई खुदगर्ज जज थे जिन्होंने पार्लियामेंट तबाह कर दी। वहाँ से अगर आप शुरू करें, गिनते चले जाएं आप, अयूब खान की आमद, याया खान की आमद, ज़िया-उल हक की आमद, मुशर्रफ की आमद, और सबको क्लीन चिट देते हुए कि आप आइन में तरमीम कर लो, आप ये कर लो कर लो। भुट्टो को फांसी दे दी आपने। उस वक्त भी एक वीडियो इंटरव्यू आया था उसी बेंच के मेंबर का, जस्टिस नसीम हसन शाह का, और उस पर आपने नोटिस भी नहीं लिया, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की आपने, जिसमें उसने कहा था हम पे दबाव था, आपने दबाव में आके फांसी दी है। 1 घंटे का इंटरव्यू है, वो निकलवा लें आप, मौजूद है। बिल्कुल सही कहा कि आज के दौर का है वो, टेलीफोन भी आज के दौर का है। तो अदलिया को भी अब देखना पड़ेगा। पहली दूसरी बात ही जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, इस पर ज़्यादा बात नहीं हो सकती क्योंकि अभी कंटेम्प्ट सर्व हो चुका है, कंटेम्प्ट जनरेट हो चुका है हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार की सबरी पर। अब 2 बातें हैं, एक तो ये कि रिपोर्टर और एडिटर इन चीफ दोनों जाएंगे, दोनों को बुलाया गया है, और अपना डिफेंस पेश करें कि जी तो फला आर्टिकल के तहत है हमारे पास, हमें हक है इस बात का कि कोई खबर हमें मिलती है तो हम उसे करें, और जज ज़ाहिर ही कहेंगे कि आपने एक जारी मुकदमे में मुदाखलत की है और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, हो सकता है सज़ा हो जाए साहब। बिल्कुल सही बेग साहब, पॉइंट आ गया। मैं कमर चीमा साहब की जानिब बढ़ूंगा। चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? मामला सब जुडिस है, दिस नो डाउट अबाउट इट, लेकिन समझते हैं कि क्या कोई किसी ने ये डेलिबरेटली ये मूव किया है, इसकी टाइमिंग को देखते हुए, बाकी मामलात को देखते हुए? कोई मैलाफाइडी भी तो इसमें हो सकती है, कोई नीयत का मसला भी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, सारे एंगल्स देखे जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सलान साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, अगर आप पिछली जो वीडियो जज साहब की जो लीक हुई थी, रिलीज हुई थी, और फिर ये जो अभी जज साहब ने एक और जो इंकशाफ किया है, इससे तो पता लगा है कि शायद नून लीग के अंदर कुछ शायद एक सेल है जो ये काम कर रहा है कि वो वीक लिंक ढूंढे जाएं जिससे ये एक्सपोज किया जा सके कि जो नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था वो बेसिकली प्लान था। तो ये जो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो ट्वीट आई है और जो शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की है, उसमें तो बेसिकली वो जो सेंट्रल पोजीशन वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये प्लॉट एस्टैब्लिश किया गया था, इसमें पीटीआई भी थी और ताकतें भी थी, और हमें जानबूझ के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और वोट की इज्जत दो वाला जो नैरेटिव है वो उसको मजीद स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथन करने के हमारे इर्द गिर्द ये चीज क्रिएट की गई थी, वरना नवाज शरीफ साहब को कोई मसला नहीं था। और दूसरा जो ये तो एक हो गया उनकी साइड, PMLN की साइड या उनकी मरियम नवाज शरीफ साहब की साइड। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब ने जो शुरू में यही कहा था कि हम इतने पैसे वापस ले आएंगे और पाकिस्तान डूब गया है और $200 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, और फिर एक अकाउंटेबिलिटी ड्राइव भी चली और उस अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में कोई लंबी चौड़ी चीजें कुछ सामने नहीं आई, नवाज शरीफ साहब को खुद ही NRO दे के बाहर भेज दिया। तो वो जो वीकनेस इमरान खान साहब की भी है वो भी नजर आ रही है, और जो PMLN की स्ट्रेंथ है कि वो सारे प्लॉट को वीक लिंक ढूंढ के एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलते हुए तो जो पिक्चर डेवलप होगी उसमें PMLN एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट 2023 में सामने आएगी, प्लस इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस, इकोनॉमी का डिलीवर ना करना, इन्फ्लेशन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक फुल पिक्चर आप डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह इमरान खान साहब को ये सब चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं, और मरियम नवाज किस तरह अपने वालिद की इज्जत बचाने के लिए, वोट को इज्जत देने के लिए और अपनी पार्टी में अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम नवाज जो हैं वो ऑफेंसिव होके खेल रही हैं। अगर आपको उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, मीडिया में उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा जी जो पावर है वो पावर से लड़ सकती है। तो शी इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हर क्रीडेंशियल्स के वो जो तमाम सतून है उनके अंदर उनकी जो इंग्रेस मौजूद है। और ये जो खबर आना और ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसने मरियम नवाज की जो लीडरशिप क्रीडेंशियल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग की, नवाज शरीफ साहब को भी किसी हद तक स्पेस दी और बचाया, और इमरान खान साहब की उन पार्टी के लिए मजीद चैलेंजेस में आए। राइटली सेट सर, पॉइंट वेल टेकन। एक ब्रेक की जाने में पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं। इस वक्त दीगर मामलात चल रहे हैं, उन पर साथ रहिए। जी वेलकम बैक। एक के बाद एक और मसला इस हुकूमत के लिए, और ये मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। मुख्तलिफ इंकशाफात हों या हक़ाइक़ हों या चीज़ें हों, हमने देखा कि अभी इस वक्त अवाम जो सताए हुए हैं, जो तंग हैं, उनको वज़ीर आज़म साहब गो के शदीद बढ़ती हुई महंगाई है लेकिन एतमाद में लेते हैं, और एतमाद में लेकर उसके बाद महंगाई मज़ीद कर देते हैं। महंगाई का मसला अपनी जगह हो, अब अपोजिशन तो जो टफ़ टाइम देने की बात पार्लियामान में कर ही रही है, साथ साथ हम देख रहे हैं इस वक्त जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं, कल शाम तक वो बड़ी हद तक नाला थीं। काफ लीग का एक इजलास हुआ जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आई, उसमें पंजाब में शदीद रिजर्वेशंस हैं, काफ लीग को विफाक में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ने तजावीज़ भी दी कि छोड़ देना चाहिए, अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर एक बात आई कि नहीं, कुछ वक्त मज़ीद इस हुकूमत को देकर देखते हैं। 3 साल से तो ज़ायद अरसा हो गया, अब बाकी का जो वक्त है वो भी अगर दिया जाता है या नहीं, MQM के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम तर चीज़ें हैं, गो कि फिर वक्ती तौर पर तो मना लिया, लेकिन अब अगर अपने इत्तेहादी नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे तो फिर मामलात कैसे चलेंगे? जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? चाहे PTI की नहीं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, इस तरह की सूरत हाल हो रही हो, माफिया सरगर्म हो, कानून साजी ना होने का नाम ले रही हो, अपने इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हो, महंगाई का एक तूफ़ान हो, कौन चला पाएगा? कोई भी नहीं चला पाएगा। तो इस वक्त एक बड़ी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हुई है, कह लीजिए इस गवर्नमेंट के लिए। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि एक और आ जाता है, एंड दे आर अनएबल टू डील विद इट। इज इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस या कोई और मामला है? सर देखिए अफसान, बात यह है कि महंगाई का एक इशू ऐसा है जिसमें कि पब्लिक ओपिनियन इस हुकूमत के खिलाफ बड़ी तेजी से बदल रहा है। उसके अलावा भी PTI ने जो खुद वादे किए, लोगों को कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसमें खास तौर पे पैसा रिकवर करना था, करप्ट लोगों को सजाएं दिलवानी थी, ये चीजें हो नहीं सकी। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, इत्तेहादी ये सोचेंगे कि गवर्नेंस में उनका शेयर तो थोड़ा था, ज्यादा किस्सा PTI का है, तो क्या उसकी नाकामियों का मलबा वो अपने कंधों पे रखें? उन्होंने इलेक्शन में जाना है, वो अपने मफादात सोचेंगे कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ सामने आनी चाहिए। तो एक तो इनको अंडर प्रेशर रख के वो अपने कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, जिसमें कि जिलों में अपनी मर्जी के लोग पोस्ट करवाना, डिप्टी कमिश्नर पोस्ट करवाना है वहां पे, या वहां पे
पुलिस के ऑफिसर्स वहां पे लगवाने हैं तो वो अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी के मुताबिक वो लगवाएंगे। दूसरी तरफ ये है कि वो पब्लिक में जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी हम तो हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं, हम तो कह रहे थे, कंडेम कर रहे थे कि जी आपने ये महंगाई कर दी, लोग खुश नहीं है, इसका कुछ करें, हम तो लड़ते रहे उनके साथ। और हो सकता है कि आखिर में आगे कुछ वक्त पहले वो छोड़ भी दें इनको। तो ये होता यही है, जब कामयाबी हो तो सारे लोग आपके गिर्द होते हैं और हर कोई क्रेडिट में शामिल होना चाहता है। जब नाकामियां हो रही हों तो फिर हर कोई उससे दामन छुड़ाना चाहता है ताकि नाकामी का धब्बा उसके ऊपर ना आ जाए, खास तौर पे जब आपने पब्लिक को जाके फेस करना है। तो पीटीआई इस वक्त उसके पास एक ही हल है कि या तो वो 1.5-2 साल अभी ये मेहनत करके अपने इमेज इंप्रूव करें, पब्लिक को रिलीफ दें, इत्तेहादी उनके साथ खुद ब खुद चिपके रहेंगे, नहीं तो छोड़ जाएंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा और महंगाई और चीजें इसी तरह पब्लिक ओपिनियन खिलाफ होता गया तो इत्तेहादी छोड़ जाएंगे। वो इस चीज का बोझ नहीं लेंगे जो कि समझते हैं, वो जानते हैं कि इनके कंधे पे रखा जा सकता है, पीटीआई की गवर्नमेंट पे हो। तो इस वजह से मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए ये मुश्किल वक्त है, उनको सोचना होगा। एक तरफ तो आवाम के दुख हैं उनको दूर करना, और दूसरी तरफ ये है कि अगले इलेक्शन में जाना है अगर तो कुछ तो आपके पल्ले होना चाहिए दिखाने के लिए। राइटली सेट। जैन साहब, ये जो कानून साजी का मामला है, इंतखाबी इस्लाहात का, अब बज़ाहिर लग तो रहा है कि कुछ करने में कामयाब हो गए हैं, किसी हद तक अपोजिशन को भी जो मुलतवी किया था इजलास, और उसके बाद अब कुछ कानून साजी की तरफ मामलात बढ़ते नज़र आ रहे हैं, या अभी भी ये इसी तरह ही रहेगा मामला? थोड़ी बहुत करवा ही रहे, क्योंकि स्टेज के ऊपर अगर वो इनका साथ नहीं छोड़ रहे तो फिर साथ निभाने की जरूरत होगी, या तो वो गवर्नमेंट से अलग हो जाए। तो अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि फिलहाल वो गवर्नमेंट से अलग नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ये कानून साजी हो जाएगी। दूसरी उसमें चीज ये है कि अगर इन्होंने ऑपोजिशन को कांटेक्ट किया है और एक आप कह लीजिए कि मीनिंगफुल तरीके से कांटेक्ट किया है, ये नहीं कि ऐसे ही मसला जो है वो गले से उतारने के लिए, तो जो कांटेक्ट करने का तरीकाकार है, अगर उसमें डिस्कशन वगैरह उनको कुछ उसमें शामिल किया है या उनकी अमेंडमेंट वगैरह ले लिया तो फिर तो बिल बड़ा आसानी से ही बिल निकल जाएंगे। तो डिपेंड ये करता है कि इन्होंने बिहाइंड द सीन कितनी एफर्ट की है, क्या किया है। मेरा अपना अंदाजा है कि ये बिल वगैरह अपने पास करवा दें। अजीम चोइस साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? मुश्किलात, चैलेंजेस ये कम नहीं हो रहे, हर दिन एक नया चैलेंज और बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट के लिए है। उसमें कह लें कि महंगाई आलमी मसला है, तेल की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें कहने के बावजूद एक आम आदमी के लिए मुसलसल जो जीना है वो उसका मुश्किल होता जा रहा है, और वो अब सवाल इस गवर्नमेंट से कर रहा है। लोग तंग हैं, मायूस होते चले जा रहे हैं। जो कहा था कि अब आखिरी टाइम पे हम डिलीवर करेंगे, 5 साल का मैंडेट लाए हैं, ये खान साहब पहले नहीं कहते थे, पहले वो 100 दिन का बज़ाहिर लगता था मैंडेट, फिर उन्होंने कहना शुरू किया। अब क्या 5 साल में भी कुछ सेटिस्फैक्ट्री हमें नज़र आएगा, कुछ समरात अब आने का वक्त आ गया है, या ये इसी तरह मामलात चलेंगे? देखिए, आज सेनेट पे मुस्लिम लीग नून ने ये इशू उठा दिया है जजों के, जज साहब के हलफ के हवाले से, और जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रहा है उस पर। दूसरी बात यह है कि आज ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक मुल्ज़िम अपनी अदालत को तौसीह देने के लिए उसकी नामजदगी पर गौर कर रहा था। जिस हुकूमत का ये तौर तरीका हो और वो फिर ज़िद पे आई हुई हो, उसके साथ कैसे कोई बात करेगा, और अगर बात करेगा भी तो आज की डेवलपमेंट के बाद अपोजिशन कल मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करेगी। ये तो हो गई एक बात जी। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली इजनास अगर मौजूद ना हो तो यकीनन बाहर से महंगी आएंगी और बाहर महंगी बिकेंगी। अगर 90,000 टन चीनी मौजूद हो और चीनी की कीमत 150 रुपये तक चली जाए, और होनी इससे भी बहुत कम चाहिए, आधी से भी कम होनी चाहिए, तो फिर जिम्मेदार कौन है? यही हाल गंदम का है, यही बाकी चीज़ों का है। इस हुकूमत को जो काम नहीं आया वो गवर्नेंस का काम नहीं आया, और गवर्नेंस के बगैर हुकूमत का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। जब हुकूमत पर लोगों का एतमाद उठ जाता है तो हुकूमती इदारों पर से भी एतमाद उठ जाता है। पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से लोगों की जो राय कायम होना शुरू हुई है वो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मैं भी देख लूँगा। उस पर जो बात कही जा रही है उसको ज़रा गौर कीजिए। अभी हमारे साथी बात कर रहे थे और उसमें बात आई जस्टिस मुनीर की, चुगताई साहब बात कर रहे थे। जस्टिस मुनीर पर पैसे की करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। उन पर जो इल्ज़ाम था या उन पर उनके बारे में जो बात कही जाती है
वो उनके उस सियासी फैसले के हवाले से की जाती है कि उन्होंने एक पैदा होने वाले बच्चे को ये कहा कि अब इसको ज़िंदा रहने दीजिए। यही हाल बाकी अदालतों ने भी किया कि बच्चा तो पैदा हो चुका हुआ है, अब क्या किया जा सकता है। और अगर बाकी फैसलों को भी देख लिया जाए तो इसी तरह है। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें हुकूमत ने आकर ये फरमा दिया कि लगता है कि इसके पीछे नून की साजिश है। होगी साजिश, अगर आपको लगता है तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको साबित करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत अपने कौलो फेल के हवाले से सिर्फ एक काम जानती है कि ये बदतमीज़ी करें, ये ऊंचा बोलें, ये इल्ज़ाम तराशी करें और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की कोशिश करें जो झूठ पर मुश्तमिल हो। क्या कर रहे हैं ज़रा बताइए। ये जो खाना लोगों को मुफ्त खिलाने की बात की जाती है, ये भी इनका अपना दिया हुआ नहीं है। ये रियासत नहीं दे रही, ये हुकूमत नहीं दे रही, NGOs दे रही हैं और हुकूमत उसका क्रेडिट लेना चाहती है। अगर आप खाने पे भी लोगों को झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपकी कौन सी बात सच्ची है। ये अपने लिए खुद मुनसिफ चाहते हैं, अपनी अदालत चाहते हैं, अपने लिए सब कुछ चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये कुछ नहीं चाहते। इनके अपने मामलात में वाडा की मिसाल दे दूं या किसी और की मिसाल दे दूं, वो हमारे सामने है कि अदालतों का मजाक कैसे हुकूमत उड़ाने की कोशिश करती है। ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अदालत में चले गए, लेकिन उनका उस चूंकि मामले से ताल्लुक़ नहीं था इसलिए वो चले गए, और उसका वो जो कुछ बयानिया दिया जा रहा है ज़रा उसको भी गौर करके देख लीजिए। वो बयानिया नहीं है जो एक प्राइम मिनिस्टर को अदालत के तलब करने पर दिया जाना चाहिए। अदालत को ये ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि वो प्राइम मिनिस्टर को तलब करे। ये हुकूमत अपनी नाअहली की बुनियाद पर तमाम काम उल्टे कर रही है और इन्होंने इस मुल्क को भी उल्टा के रख दिया है। ये महंगाई यकीनन बाहर की बहुत सारी उसमें वजूहात शामिल होंगी, लेकिन गवर्नेंस के ना होने की सबसे बड़ी ये एक मिसाल है। चौधरी साहब, ये आप क्या समझते हैं, इसी तरह सारे मामले ने चलना है इसने, और there'll be an end to it, कोई इसका कहीं इसने खत्म भी होना है? ये नहीं हो कर सकते, इनके बस की बात नहीं है, इनको तरीका भी नहीं आता, ये कर भी नहीं सकते, इनकी ग्रिप भी नहीं है, इनको तरीका भी नहीं आता। वो पंजाबी में कहते हैं वाली नहीं आता, इनको तरीका ही नहीं आता, ये कर ही नहीं सकते। तो फिर कोई और किसी और को रिप्लेस कर लेना चाहिए इनको। ये तो हो गई, ये तो चार्जशीट हो गई ना PMLN की, तो नवाज शरीफ के असासों की किधर मनी ट्रेल, बात तो उसकी है। सर बात तो आवाम की है, आवाम पिसी हुई आवाम की है। मेरा ख्याल है मैं अमजद शुएब साहब के साथ झगड़े में नहीं जाना चाहता। नहीं, वो बिल्कुल लाइटर नोट पे आपसे बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो झगड़े पे नहीं, वो लाइटर नोट पे बात। उसका फैसला भी चले उसका जवाब दे देता हूँ जी, जवाब दे देता हूँ। अदालतों ने फैसला करना, मैंने या जनरल साहब ने तो नहीं करना। अगर अदालतें फैसला ना करें तो फिर मैं क्या करूं? ठीक, अदालत ने फैसला जो दिया वो चैलेंज हुआ है। वो फैसला ऐसा होना चाहिए था अदालत का कि वो चैलेंज होने की गुंजाइश ही ना होती। ये सब नवाज शरीफ को बाहर किसने भेजा? हुकूमत ने भेजा, अदालत के साथ मिलकर भेजा। अदालत ने हुकूमत के साथ ये कारोबार किया। ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों से झूठ बुलवाया गया, वजीरों ने झूठ बोला। क्या हुकूमत अंधी थी? क्या हुकूमत के पास तरीका नहीं था कि वो प्लेटलेट्स चेक कर लेती? अपने डॉक्टर थे सर इनके, अभी मुशीरे सेहत है, वो बताते रहते प्लेटलेट। जी वो ये कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ। यास्मीन राशिद जो इतना चीखती फिरती है, उसको बात करने का तरीका नहीं आ रहा था उसको। अदालत ने नहीं दी। फिरदौस आशिक जो थे उनके मामलात तो भी इसी तरह ही थे। जो कुछ डस्का में हुआ वो नवाज शरीफ ने आगे किया, मैंने किया, जनरल साहब ने किया, इन्होंने किया। किस चीज से नहीं है, बात तो वही रहने में जहाँ की बात है, उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है। डस्का का केस बिल्कुल ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन असल किस्सा ये है कि मुल्क का माल खाया गया, चाहिए मुझे गई, मैं आपसे बारे में क्या होता। चले मैं आगे बढ़ूंगा जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो बात जल्द साहब कर रहे हैं, देखें मुल्क लूटा गया है, माजी में करप्शन हुई है, पैसा यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सारी बातें हम जानते हैं, पर लेकिन हर गुफ्तगू हमारी यहीं पे आ जानी है, या जो अब हो रहा है 3 साल में, या आगे अवाम की कोई बेहतरी होनी है, इसके बारे में भी अब कुछ बात कर लें, जो अवाम फेस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लें, या जब बात आए तो हम कहें जी मनी ट्रेल नवाज शरीफ ने नहीं दी थी लिहाजा मुल्क के साल में, यहाँ ख़त्म कर दें हम बात। मैं पहले अपने दोस्त का बहुत एहतराम के साथ जवाब देना चाहता हूँ, बच्चे का, नौज़ायदा बच्चे का। जमहूरियत दरअसल नौज़ायदा बच्चे का नाम नहीं है, जमहूरियत एक निज़ाम का नाम है, जमहूरियत एक तरीक़े हयात का नाम है। एक ज़माने में एक मौलवी साहब कहते थे पाकिस्तान नाजायज़ बच्चा है, और उनका हशर क्या होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये बच्चे की बात नहीं है, बच्चे निज़ाम को आपने उखाड़ के फेंक दिया जस्टिस मुनीर ने। उन पर निज़ाम यही है, करप्शन का निज़ाम, उस पर करप्शन थी नहीं, निज़ाम कोई नहीं था। बात यह है कि जहां आपने दीवार को टेढ़ा किया वहीं से दीवार गिरना शुरू हो गई, और वो आपको मलबा बन के गिरी है। चुनांचे ज़िया-उल हक को इंडमनिटी दी गई, मुशर्रफ साहब से कहा गया, ज़िया-उल हक से भी कहा गया, मुशर्रफ से भी कहा गया, जितनी चाहें तरमीम कर लें। आइन को खिलवाड़ा बना लिया आपने, आइन से खेलना शुरू कर दिया आपने, और ये अदालतों ने किया। फिर मैं कितने मुकदमे बताऊँ, हमारे को ठीक है, आपका स्टील मिल केस है, कितने केसेस हैं। अब आ जाएं आप, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा, जिससे क़य्यूम का नाम भी आता है, फिर और लोगों के नाम भी आते हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा दिलवाने का नाम भी आता है, फिर दीगर उमूर भी आते हैं। लेकिन जो सूरत-ए-हाल आज है उसमें अब 70 साल वाला मंजन नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसलिए नहीं चलेगा कि 3 साल हो गए दोस्त, 3 सालों में आपने जो कुछ किया उसका कुछ बता दें हमें, आप थोड़ा सा इतना बता दें कि आपने अवाम की बहबूद के लिए क्या किया, कितना काम किया। आपके मुंतखब अरकान असम्बली ने जिनको फंड्स दिए गए, फंड्स जिनको अलॉट किए जा रहे हैं तरक्याती प्रोग्राम के लिए, कितने तरक्याती प्रोग्राम किए बड़े शहरों में जहाँ आपकी मेजॉरिटी थी, देहात में जहाँ आपकी मेजॉरिटी थी। अच्छा, हुआ क्या है, ये अपने वादों, अपनी तकरीरों, अपने दावों, अपनी लंतरानियों के बोझ के तले दब गए और फिर उठ नहीं पाए। ये कुछ नहीं कर पाए, इनके पास ना इस्लाही प्रोग्राम था, ना रिफॉर्म्स था, ना टीम थी। ये कहते हैं मेरे पास 200 आदमियों की टीम है। मुझे 200 आदमी अब तक बता दें आप, एक वजीर ख़जाना कितनी बार बदल चुके हैं आप, मामूनीन कितनी बार बदल चुके हैं आप, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का क्या हाल है, आप देखें गैस के टेंडर्स का क्या हाल है। बार बार कहते हैं गलत है, गैस का बुरान नहीं आएगा, कार्गो पहुंच जाएंगे, कार्गो नहीं पहुंचे। अब जनवरी से लेकर फरवरी तक, दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो सूरत-ए-हाल बनने वाली है वो हम्माद अजहर साहब ने बताई थी सेनेट में कि सुबह इतने बजे, दोपहर इतने बजे, शाम इतने बजे। कल उसकी तरदीद आ गई, आपस में इख्तलाफात है। आज जो काबीना में हुआ है, अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर टेक फुल पेन टू डायरेक्ट एंड टू ब्रीफ इत्तेहादीज़, उन्होंने इत्तेहादियों को खुद ब्रीफ किया, मिनिस्टर्स खां को खामोश कर दिया, क्योंकि अटैक मिनिस्टर्स के ऊपर था, शिबली फराज के ऊपर था, शेख रशीद के ऊपर था, फवाद चौधरी के ऊपर था, इन पर बहुत ठीक ठाक अटैक था। MKM जो पहले तैयार थी EVM पर, पीछे हट गई। काफ लीग जो पहले तैयार थी EVM पर, पीछे हट गई। उन्होंने अपनी चीज़ें पेश की, और जब पेश की तो उन्होंने कह दिया हमें वज़रा ने मिसगाइड किया, शिबली फराज ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए। प्राइम मिनिस्टर को आज बैठ कर उनको समझाना पड़ा। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, जनरल साहब इस बात के गवाएं, मैंने कहा था कि मामला ताल हो जाएंगे, लेकिन हालत ये है कि किले में शिगाफ पड़ गया है, दरार आ गई है। अब जो इत्तेहादी हैं वो अब आपके साथ गैर मशरूत तौर पर नहीं है, उनकी शराइत हैं। काफ लीग की शराइत पहले भी थी, मनवाई उन्होंने, MKM की शराइत पहले भी थी, उन्होंने कल फिर डिसोन कर दिया फरोग नसीम को कि हमारा तो बंदा ही नहीं है, ये हमारे कोटे पे नहीं है, एक वज़ारत उनको और चाहिए। तो अब ये मसाइल है, और प्राइम मिनिस्टर फंसे में। प्राइम मिनिस्टर अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए, अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि अवाम की जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो मुस्तकिल बढ़ रही हैं। आप रुपए की कीमत से अंदाज़ा लगाएं। कल वज़ीर ख़जाना क्या कह रहा था, वज़ीर ख़जाना कल कह रहे थे कि 20 साल लगेंगे तरक्की करने में। तो मतलब नहीं का मतलब है आपकी तरफ से ना है ना यार, क्या मतलब हम ना ही समझें।
ना ही समझे। फिर आप कह रहे हैं कि रुपए की कीमत ये वो है ही नहीं जो होनी चाहिए, 20 रुपए कम होनी चाहिए। तो भाईजान आप स्टेट बैंक से बात करें, आप पूछें क्यों सट्टा हो रहा है, ये क्यों स्मगल हो रहा है रुपया। आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से बात करें कि ट्रकों में क्यों जा रहा है सेब की जगह, ड्राई फ्रूट की जगह, ड्राई फ्रूट आ रहे हैं उनकी जगह डॉलर जा रहा है। हद होती है। तो ये बेनज़मी, बेहंगम सूरत हाल गुजरा के पूरा बात ये है कि कैबिनेट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सब लब्बैक के केस में जो कुछ हुआ वो जाहिर करता है कि हुकूमत बिखरी हुई है। हुकूमत को नहीं पता कि कौन सा मुआहदा किसने किया, कौन सा मुआहदा कौन करने वाला है और मुआहदा क्या होने वाला है। और जिसने मुआहदा किया उसकी मुलाकात ही प्राइम मिनिस्टर से नहीं हुई। एक हैरानी की बात ये। तो भारत जो हुआ जो बेहतर हुआ, लेकिन स्टेट की जो रिट है वो मुतासिर हुई। और मैं समझता हूँ पॉइंट आ गया। चीमा साहब आपकी क्या राय होगी सर इस सारे मामले पर, और अबव ऑल क्या अब कुछ आगे खैर की तवक्को हम रख सकते हैं, या जिस तरह भी बेग साहब ने कहा बिखरे हुए हैं ये और सारे ये इसी तरह चलेगा और अब बज़ाहिर कुछ डिलीवर करने में शायद मुश्किल ही रहे है इसी तरह? जी देखिए, इमरान खान साहब ने जो सारी फाउंडेशन अपने इस टेन्योर की रखी है वो बेसिकली तकसीम के ऊपर है। वो नहीं ऑपोजिशन से बात करना चाहते, वो एक जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि मैं बाय हुक और क्रुक जैसे मर्जी में चीज़ों को कर लूँ और ये करप्ट हैं और मैं इनसे नहीं बात करना चाहता। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को हर इशू पे नुकसान हो रहा है। भले वो टीएलपी का इशू हो, भले वो टीटीपी से टॉक्स हो, भले वो ईवीएम की मशीन हो, मशीन के ऊपर जो कंसेंसस है और जो डिस्कशन हो रही है वो सारी की सारी आउटसाइड द पार्लियामेंट हो रही है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। शायद ये शराफिया ये समझती है कि हम पार्लियामेंट को जितना मर्जी बाईपास कर लें, हम बाहर बैठ के जो मर्जी फैसले कर लें, हमें इलेक्ट किया गया है, ये कौन होते हैं एमएनए जिनके साथ हम बात करें, ये तो हमारे नाम पे वोट लेके आए, इनकी क्या मजाल है ये हमें एडवाइस करें। तो और दूसरी इसी तरह ऑपोजिशन को भी इग्नोर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में हम जमहूरियत तो देख रहे हैं, हम एक इलेक्टोरल प्रोसेस तो देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है ये एक मायूसी है। और इमरान खान साहब डिलीवर ना करने की वजह भी वो सारा टाइम अपनी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के पीछे भाग रहे हैं, वहां से भी कुछ नहीं निकला और खुद भी डिलीवर नहीं कर पाए। सो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब एक बड़े दिल के साथ हुकूमत करते और जो एक कैंपेन की जो स्लोगनिंग थी उसको भूल जाते और एक ऐसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर डिलीवर करने की कोशिश करते, तो इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट है, जो इकोनॉमी भी रिवाइव कर जाती, चीजें भी ग्रो हो जाती और कंसेंसस के साथ चीजें होती। इन सबको पता है कि किसी लीडर के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो अकेले फैसले कर सके। तो फिर उस अंदाज से हुकूमत करनी चाहिए, जो अंदाज आपके पास होना चाहिए, जो कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने का, जो कि खान साहब नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके लिए हर रोज मुश्किलात रहती हैं। चीमा साहब बस इतना ही कहूँगा, टू लिटिल टू लेट ये हो गया इस कमेंट के साथ। जी बेग साहब जल्दी से, वक्त सर खत्म हो। छोड़ा जुमला है कि अगर दुरुस्त फैसले हों तो मामला दुरुस्त होने लगे। ये कुलिया है, कुलीद है हुकूमत करने की। गलत फैसले करते रहे, गलत होता रहा, महंगाई बढ़ती गई। सिंध हुकूमत ने कहा और हुकूमतों ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अपने ज़खायर से चीनी रिलीज़ करे, नहीं की, चीनी का 160 रुपये पहुँच गई। अब परसों रिलीज़ की है तो चीनी की कीमतें कम होने लगी। देखिए, जब सप्लाई देंगे आप मार्केट को तो कीमतें कम होंगी। आपने चीनी सप्लाई जो है वो जारी की सरकारी ज़खायर से, तो चीनी की रुपये कम हो गई। जी बेग साहब पॉइंट ये फैसले जब आप फैसला बर वक्त और दुरुस्त फैसला, ये वक्त की आम जरूरत है। बहुत शुक्रिया चारों मौजूद मेहमानों को आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।